नमस्कार दोस्तों। देखिए, आपका इंतज़ार जो था ना बहुत दिनों से, उसको अब ख़त्म करते हैं और हम वापस से शुरुआत करते हैं। एक बेहतरीन बेहतरीन शुरुआत करने का एक यही टाइम मेरे अकॉर्डिंग सही है। अगर आप लोग इस टाइम में बेहतरीन शुरुआत नहीं करोगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं कर पाओगे। मैं तो इतना भी मान रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही स्वर्णिम अवसर है हमें एक सरकारी शिक्षक बनने का। अब आप सोच रहे होंगे, सर क्या ये एक ही क्लास डाल रहे हो या पूरा करवाओगे? तो भाई मैं आज आपको बोल रहा हूँ, मैं पूरा करवाऊंगा इसको। देखो, बिल्कुल पढ़ाने का नया तरीका होगा। नोट्स आलीशान होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं आपको इतना भी बोल सकता हूँ कि आप पूरी तरह से डिपेंडेड होकर के जो मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ और जो हर क्लास में आपको पढ़ाने वाला हूँ, उनको ध्यानपूर्वक लगन के साथ में एक एक लाइन को अच्छे से समझ लो, याद कर लो। फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, आज की आप पूरी क्लास देखोगे ना, तो आप दो चीज़ें क्लियर कर पाओगे। एक तो ये कि यार हमें पढ़ना कहाँ से है, हमें पढ़ना कैसे है और हमें पढ़ना किससे है। आपको ये पता लग जाता है ना कि हमें किससे पढ़ना है और जो हमें सिलेक्शन दिला सकता है, तो वो आज एक आपको पता लग जाएगा। दूसरा, हमें पढ़ना क्या है, ये चीज़ हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि हम क्या पढ़ें। तो इस चीज़ का भी आज की क्लास में आपको पता लग जाएगा और आप एक डिसीजन ले पाओगे कि हमें क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है। एक बार मैं इन नोट्स से आपको रूबरू करवा देता हूँ। दोस्तों, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं रात को 4 बजे सोया था। 4 बजे सोया था, 7:30 बजे उठ गया। केवल 3.5 घंटे के लिए सोया, क्योंकि मुझे आपको 11 बजे वीडियो डिलीवर करना था, तो इसको रिकॉर्ड भी करना ज़रूरी था। देखो दोस्तों, मैं सारे ये वीडियोज़ आपको रिकॉर्ड करके ही दूंगा डेली। क्योंकि मुझे नहीं लगता यार कि मैं या फिर कोई और टीचर है जो लाइव क्लास लेते हुए, कमेंट पढ़ते हुए सब कुछ अपना बेस्ट दे पाएगा। 100% बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। देखो, मैंने आपके लिए इतनी बेहतरीन मेहनत करी है जो आपको आपके सामने दिख रही है। अब इसको अगर मैं अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, तो फिर इस मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाता है दोस्तों। तो मैंने सोचा मैं हर एक लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके ही दूंगा, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मेरी उम्मीद जो है ना कि मैं जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं जाए, तो वो भी उम्मीद बनी की बनी रह जाए, है ना। इस तरह से ये सारा आपके नोट्स हैं जो बनाए गए हैं। अब आपका मन ललचा रहा है कि सर ये नोट्स तो हमें ही दे दो, तो भाई ये भी बता दूंगा आपको कैसे दूंगा मैं ये नोट्स। वीडियो के लास्ट में आपको सब कुछ ही बता दूंगा मैं, क्यों टेंशन ले रहे हो तुम। नाउ देखो, ये सेकंड ग्रेड का सिलेबस है दोस्तों। ये क्लास देखो रीट के लिए भी है, रीट मेंस के लिए और सेकंड ग्रेड, इन दोनों के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान जीके भी ऐड किया गया है फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए। सेकंड के अंदर भी जिनके सब्जेक्ट है वो पढ़ सकते हैं इसको। देखो, ये है राजस्थान की शुरुआत किसकी, इतिहास की। ये तो भूगोल वाला पोर्शन है और ये इतिहास। अब यहाँ पे शुरुआत होती है कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट। चार ही सभ्यताएं हमारे को पढ़नी है। देखो दोस्तों, मैं आपको फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। जो कॉन्सेप्ट हमें दे रखा है ना सिलेबस के अंदर, वही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसी को बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। हमें उन चीज़ों को नहीं पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में ना आए। तो शुरू करा जा। हम जो भी पढ़ाएं हमारे सभी दोस्तों को याद हो जाए, हाथों की हाथ, क्योंकि हम पूरी कोशिश करेंगे हाथों हाथ याद करवाने की। चलो देखो, इतिहास इतिहास हम शुरू कर रहे हैं, और वो भी कौन सा, राजस्थान का इतिहास। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इतिहास जो शब्द है ना, इससे क्या मतलब होता है। देखो, इसका अगर आपसे संधि विच्छेद कई बार पूछा जा सकता है। ये बनता है इति, है ना, प्लस है प्लस आस। इन तीन शब्दों से मिलकर के बनता है इतिहास। ऐसे बना है, जो कि क्या है, निश्चित रूप से हो चुका है। देखो, निश्चित रूप से कोई चीज़ें हो चुकी है ना, उनके प्रमाण ही तो हमारे को जो ग्रंथ हैं, किताबें हैं, उनके अंदर मिलते हैं ना। तो हम भी इतना तो सोच सकते हैं कि निश्चित रूप से जो हो चुका है उसको हम इतिहास कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं इतिहास किसे, अतीत में। अतीत का मतलब पास्ट में, यानी कि जो बीत गया है, उसमें जो भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं उनका लेखा जोखा किस में रखा जाता है, इतिहास। किताबें जो होती है इतिहास की, उनमें रखा जाता है ना, तो उसको हम इतिहास ही तो कहते हैं। तो अतीत में जो घटित हो चुका है, अब देखो जो कल हुआ था ना, जो बीत गया है कल, उसके अंदर जो भी हुआ था ना, तो वो एक इतिहास बन गया है। तो ये सब क्या है, ये घटनाएं हैं अब से टाइम से पहले की।
अभी मैंने बोला इससे पहले का भी इतिहास बन चुका है। तो जो भी इतिहास है ना वो अब से पहले का इतिहास है। इतिहास उसी को कहते हैं अपन। जो भी अब से पहले घटनाएं हैं उनको हम इतिहास कहते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात हुई इतिहास को लेकर के कि इतिहास कहते किसे हैं। अब देखो राजस्थान से है ना हमें 162 शिलालेख प्राप्त हुए। 162। अभी जो शिलालेख थे ये क्या है? ये हमें पुराने शासकों के बारे में, किसके टाइम में ये शिला का मतलब होता है पत्थर, पत्थर के ऊपर जो लिखा हुआ होता है ना वो प्राप्त होने का मतलब ये है कि उसमें वो प्रमाणिक है, उसमें कोई गलती नहीं कर सकता, है ना। जैसे कोई कागज होता है वो आधा फटा हुआ मिल जाए तो हमें दिक्कत हो जाए, उसकी लिपि है वो पढ़ने में दिक्कत हो जाए, किस टाइम का है वो सब दिक्कत हो जाए। लेकिन शिला के ऊपर जो लेख होते हैं ना वो क्या है ना बिल्कुल शुद्ध होते हैं। शुद्ध से मतलब समझ रहे हो, मतलब ये हो ही चुका है ऐसा शिला के ऊपर जो लेख होते हैं, क्योंकि वो उनके ऊपर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। तो राजस्थान के अंदर शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं। कितने प्राप्त हुए? 162 शिलालेख। अब इन शिलालेखों के अंदर से हम कुछ शिलालेख पढ़ने वाले हैं। अभी अभी कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद में जैसे जैसे हमारे जब हम कोई शासक वगैरह पढ़ेंगे इतिहास के अंदर आगे चलेंगे, है ना, तो उस टाइम में भी उन शासकों के टाइम में बने हुए जो शिलालेख हैं उनके बारे में पढ़ लेंगे जो अभी रह जाएंगे। अभी तो हम एक शुरुआत कर रहे हैं, है ना। मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपके पास में एक नोटबुक होनी चाहिए, नोटबुक के साथ में एक पेन होना चाहिए। आप साथ साथ में अगर नोट्स बनाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको दूंगा ना, मैं कैसे दूंगा ये नोट्स, ये वाले A to Z ऐसे कैसे जो आज नोट्स बन रहे हैं, ये नोट्स कैसे आपको डिलीवर होंगे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। चलो देखो, क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन तो हमारा इन्हीं से होना है, ये मैं आपको आज ही बोल रहा हूँ। तो पहला जो लेख है ना वो है एक स्तंभ लेख। अब स्तंभ क्या होता है? सिलाई तो होती है ना, पत्थर ही तो होता है। तो इसका नाम है बडली, बडली का स्तंभ लेख या फिर बडली का शिलालेख कह सकते हो आप इसको। ये हो गया। अब देखो इसका खोजकर्ता कौन है? बडली का जो स्तंभ लेख है ना इसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो आपने नाम सुना होगा डॉक्टर G.H. ओझा का। G.H. ओझा, डॉक्टर G.H. ओझा का नाम सुना होगा। इनका पूरा नाम था गौरीशंकर हीराचंद ओझा, है ना। और इन्होंने एक खोज करी कब थी? तो ये खोज करी थी 1912 ईस्वी के अंदर, 1912 के अंदर इन्होंने ये खोज करी थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है ये, राजस्थान का प्राचीनतम। यहाँ पर लिख देता हूँ एक बारी, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख। अगर आपको पूछ ले भारत का प्राचीनतम कौन सा है दोस्तों, कौन सा भारत का प्राचीनतम कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? भारत का प्राचीनतम, तो भारत का प्राचीनतम आप लिख लीजिए रुद्रादमन का, रुद्रादमन का जूनागढ़ जो अभिलेख है ना वो भारत का प्राचीनतम है। लेकिन राजस्थान का प्राचीनतम, हम राजस्थान की पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का प्राचीनतम तो कौन सा हो गया अपना? बडली का स्तंभ लेख, राइट। देखो इसकी लिपि के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर ये कौन सी लिपि में लिखा हुआ था दोस्तों? ये लिखा हुआ था ब्रह्मी लिपि के अंदर। तो लिपि हमें याद रखना है। अगर इसकी वर्तमान स्थिति हमसे पूछे, देखो ये वर्तमान के अंदर जो अजमेर संग्रहालय है ना वहां पर संग्रहित है ना। और ये बडली जो है ना अजमेर के अंदर एक गांव है, उस गांव का नाम है, वहीं से प्राप्त हुआ ये। एक बिलोत माता का मंदिर है, वहां से स्तंभ के टुकड़े मिले थे। तो एक बिलोत माता का जो मंदिर है ना ये बडली गांव के अंदर अजमेर के अंदर, तो वहीं से प्राप्त हुआ ये। तो इसकी वर्तमान स्थिति अजमेर संग्रहालय कर दीजिए, अजमेर संग्रहालय, अजमेर संग्रहालय के अंदर है ये प्रेजेंट टाइम में। और अगर आपको पूछे इसके प्रचार प्रसार के बारे में कि ये किसके बारे में बात करता है, इसके ऊपर किसके बारे में लिखा हुआ है, तो इसके अंदर लिखा हुआ है दोस्तों जैन धर्म के प्रचार का उल्लेख,
जैन धर्म के प्रचार का उल्लेख है इसके अंदर, समझ गए। अजमेर के भिलोत माता मंदिर, भिलोत माता मंदिर से कुछ क्या मिले? टुकड़े। भिलोत माता मंदिर से कुछ स्तंभ के टुकड़े प्राप्त। बस ये हो गया अपना कौन सा? बड़ली का स्तंभ लेख। एक बारी फिर से देखेंगे फटाफट से। बड़ली का जो स्तंभ लेख है, इसका खोजकर्ता कौन है दोस्तों? G.H. ओझा। 1912 के अंदर इसने खोज करी। इसकी लिपि है ब्रह्मी लिपि। वर्तमान स्थिति अजमेर संग्रहालय के अंदर रखा हुआ है। बिलोत माता मंदिर से कुछ स्तंभ के टुकड़े प्राप्त हुए। ये अजमेर के अंदर, ये बिलोत माता मंदिर बड़ली गांव के अंदर। इसके अंदर जैन धर्म के प्रचार प्रसार का उल्लेख है। राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारत का प्राचीनतम कौन सा है? रुद्रादमन का जूनागढ़ अभिलेख। ओके, अब चलते हैं हम दूसरे वाले शिलालेख के ऊपर। उसका नाम है गोसुंडी शिलालेख। क्या नाम है भाई? गोसुंडी शिलालेख। देखो, इसके टाइम पीरियड के बारे में पूछे तो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व कर दीजिएगा। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। इसके कुछ टुकड़े ही उपलब्ध है ना? कुछ टुकड़े उपलब्ध है बस इसके भी कुछ टुकड़े उपलब्ध है ना। अगर हम इसकी वर्तमान स्थिति की बात करते हैं तो उदयपुर संग्रहालय के अंदर इसका सबसे बड़ा टुकड़ा रखा हुआ है। उदयपुर संग्रहालय के अंदर इसका सबसे बड़ा टुकड़ा रखा हुआ है, तो हम उसी को मानेंगे कि ये कहाँ पर है। गोसुंडी शिलालेख के बारे में आपको दो ही बातें याद रखनी है, एक तो इसका समय और एक इसकी वर्तमान स्थिति। ठीक है, आगे चलिए। बिजोलिया शिलालेख काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिजोलिया शिलालेख दोस्तों, तो बिजोलिया शिलालेख की अगर आपको समय भी पूछ लिया जाए तो आप याद करिएगा 1170 ईस्वी के अंदर इसकी खोज हो चुकी थी। बिजोलिया शिलालेख की 1170 में। देखो, इसके अंदर जानकारी के लिए बोल रहा है कि इसके अंदर किसकी जानकारी मिलती है। आई थिंक आपने इतिहास में पढ़ रखा होगा, सांबर और जो अजमेर के चौहान है ना, तो बस अजमेर और चौहान जो सांबर वाले हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहां पर लिखो सांबर एवं अजमेर के चौहानों की, सांबर एवं अजमेर के चौहानों की ये जानकारी मिलती है। वर्तमान स्थिति कहाँ पर है? बिजोलिया के अंदर एक पार्श्वनाथ मंदिर है, उसके पास में एक चट्टान के ऊपर है ये। तो यहां पर लिखो बिजोलिया, बिजोलिया में पार्श्वनाथ मंदिर। बिजोलिया कहाँ? भीलवाड़ा। ओके, इस शिलालेख को जैन श्रावक जो लोलाक था ना, उसके द्वारा मंदिर निर्माण की स्मृति में बनवाया गया था। तो इसको कीजिए जैन श्रावक लोलाक, इसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। समझ में आ गया बिजोलिया शिलालेख के बारे में जानकारी। बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी के अंदर इसकी खोज हो चुकी थी। वर्णन की जानकारी की बात करें तो सांबर और अजमेर के जो चौहान शासक थे उनके बारे में इसकी जानकारी मिलती है। वर्तमान स्थिति बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर ये एक शिला के ऊपर उत्कीर्ण है। निर्माणकर्ता जैन श्रावक लोलाक ने मंदिर निर्माण की स्मृति के अंदर इसको बनवाया था। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है अशोक के बैराट शिलालेख। देखो, अशोक के पूरे भारत के अंदर बहुत सारे शिलालेख मिल जाएंगे, लेकिन जो बैराट वाले शिलालेख है ना, इनका संबंध राजस्थान से है। ये 3री सदी के हैं ये, तो 3री सदी कर सकते हो यहाँ पे, 3री सदी। क्योंकि दोस्तों ये शिलालेख कितने महत्वपूर्ण है कि हमें लगभग अशोक के टाइम पीरियड की जानकारी दे देते हैं ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें इतिहास के ऑथेंटिक प्रमाण यहाँ से मिलते हैं। देखो, एक तो इसकी भाषा के बारे में पूछा जा सकता है,
एक इसकी लिपि के बारे में पूछा जा सकता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है अशोक वाले, इनको आपको याद करना है। या तो आप कर दीजिएगा तीसरी सदी, या तीसरी सदी ना देगा तो फिर आपको क्या देने वाला है, 250 ईसा पूर्व देगा फिर आपको, 250 ईसा पूर्व। ठीक है ना। चलो, तो इसकी भाषा के बारे में देखें तो इसकी भाषा जो शिलालेख है इनके ऊपर भाषा मिलती है दोस्तों प्राकृत। और लिपि के बारे में पूछ ले तो आप कर दीजिएगा ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। ठीक है। अब देखो अशोक के दो शिलालेख प्राप्त हुए। दो शिलालेख कौन कौन से? बैराट से प्राप्त हुए, जयपुर के अंदर पड़ता है बैराट। एक तो बीजक डोंगरी से और एक भीम डोंगरी से, बीजक डोंगरी से और भीम डोंगरी से। समझ गए? तो बीजक डोंगरी से जो प्राप्त हुआ ना उसका तो नाम था भाब्रू शिलालेख। क्या नाम था भाई? भाब्रू शिलालेख नाम था उसका। तो इसकी खोज कैप्टन बट ने 1837 के अंदर करी थी। कौन सी शिलालेख की? भाब्रू शिलालेख की। और भीम डोंगरी के ऊपर एक जो शिलालेख था उसको एक लघु शिलालेख कहा जाता है। इसकी खोज करी थी कार्लाइल ने 1871-72 के अंदर। ये डेट याद रखिएगा, है ना। और इसकी लिपि थी ब्राह्मी लिपि। देखो ये जो बीजक की पहाड़ी है, बीजक की पहाड़ी पर भाब्रू शिलालेख मिला। इसकी खोज करी थी एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी थे ये, कैप्टन बर्ट, है ना। तो इन्होंने करी थी 1837 के अंदर। हालांकि भाब्रू बैराट से लगभग 12 मील दूर है दोस्तों, लेकिन भ्रांतिवश कैप्टन बर्ट जो है ना इसने भाब्रू शिलालेख लिख दिया था। लिखना चाहिए था बैराट, लेकिन भाब्रू लिख दिया था इसने, क्योंकि बैराट के पास में भाब्रू नाम से गांव भी है। क्योंकि पिछली शताब्दी में भाब्रू अधिक प्रसिद्ध था तो उसे ये नाम सूझा तो उसने रख दिया। और इसको बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी थी ना उसको सौंप दिया था। बैराट या भाब्रू शिलालेख जो है इसका बहुत महत्व है। इस शिलालेख से स्पष्ट रूप से ये हमें ज्ञात हो जाता है कि मौर्य सम्राट जो अशोक था ना ये एक बौद्ध मतावलंबी था, बौद्ध धर्म को मानता था। बौद्ध धर्म को मानने का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है ना। वो इस शिलालेख में न केवल बुद्ध धर्म और संघ इनमें सच्ची श्रद्धा और निष्ठा प्रकट करता है, बल्कि जो बौद्ध भिक्षु हैं, भिक्षुणियाँ हैं और जो साधारण बौद्ध मतावलंबी हैं, साधारण आम जनता जो बौद्ध मत को मानती है, उनके श्रवण मनन और अध्ययन के लिए कुछ धार्मिक ग्रंथों की अनुशंसा भी करता है ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल ये कोलकाता संग्रहालय के अंदर रखा हुआ है। तो ये हो गया बीजक डोंगरी और भीम डोंगरी से प्राप्त शिलालेख। यहाँ से प्राप्त शिलालेख है उसको लघु शिलालेख कहा जाता है और इस शिलालेख को भाब्रू शिलालेख कहा जाता है। खोज किसने करी थी? कैप्टन बर्ट ने 1837 के अंदर। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे चलिए। देखो हमने कितना सारा मैटर क्लियर कर लिया अब तक, ये सारा कर लिया। देखो अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट बसंतगढ़ लेक के ऊपर आते हैं हम। बसंतगढ़ लेक। देखो दोस्तों आप एक सीरियस स्टूडेंट है ना और वाकई में एक सरकारी नौकरी चाहते हैं तो मैं आपको एक स्मार्ट स्टडी करवा रहा हूँ। और अगर आप इसको कंटिन्यू रखते हैं ना ये क्लास डेली आपकी सुबह 11 बजे आपको मिल जाएगी, अपलोड ही मिलेगी। एजुकेशन टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इस क्लास का डेली लिंक मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी जब भी क्लास आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। समझ में आया? तो बसंतगढ़ लेक के बारे में बात करते हैं अब हम, है ना। तो बसंतगढ़ जो लेक है ना इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये 625 ईस्वी के अंदर मिला। 625 ईस्वी इसका समय। ये गुहिल शासक सीलदित्य जो था ना उसके समय का है। ये 3 चीजें याद रखनी है बस। गुहिल शासक सीलदित्य या फिर शिलादित्य कर सकते हो। शिलादित्य के समय का है ये। ओके। जानकारी मेवाड़ का जो गुहिल वंश है उसकी जानकारी मिलती है इससे। मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी। ठीक है ना। 3 चीजें बसंतगढ़ लेक के बारे में याद रखेंगे। एक तो ये 625 ईस्वी के अंदर मिला, है ना। किसके समय मिला ये? तो गुहिल शासक सीलदित्य के टाइम में मिला ये। और जानकारी मेवाड़ के गुहिल वंश की जानकारी ये देता है। देखो राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्रशस्तियां हो गई, है ना, स्मारक हो गए, शिलालेख हो गए, स्तंभ लेख हो गए, ग्रंथ हो गए, सिक्के हो गए। इन सब से हम जानकारी
इकट्ठी कर सकते हैं राजस्थान की। तो इन चीज़ों के बारे में जो प्रमुख प्रशस्तियां हैं, प्रमुख स्मारक है, प्रमुख शिलालेख है, प्रमुख सिक्के हैं, इनके बारे में एक अलग क्लास लाऊंगा मैं, उसके अंदर इसको क्लियर कर दूंगा। आज हम आगे बढ़ते हैं अब, है ना। देखो, राजस्थान के इतिहास के जनक आप सभी को पता है किसे कहा जाता है, बताइए जरा। उनका नाम घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, कर्नल जेम्स टोड के नाम से भी जानते हैं उन्हें। तो यहाँ पर आप लिखिए राजस्थान के इतिहास के जनक का नाम अगर आपको बताऊं तो कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टोड लिख लीजिएगा आप नाम, कर्नल जेम्स टोड है। देखो, कर्नल जेम्स टोड ने एक पुस्तक प्रकाशित करी थी, पुस्तक का प्रकाशन किया था, ये टाइम पीरियड था पुस्तक को प्रकाशन करने का 1829, 1829 के अंदर इन्होंने पुस्तक प्रकाशित करी। और उस पुस्तक का नाम आप सभी जानते हैं, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये वाली जो पुस्तक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। हमें इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारी, राजस्थान का इतिहास तो इसी से पता लगता है हमें। और इसको ही है ना, इसी का एक दूसरा पार्ट और निकाला था इन्होंने, कौन सा, उसका नाम था द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। इनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद में इनके ही एक सहयोगी ने इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया था, दूसरे भाग का, है ना। पहले भाग का तो उन्होंने खुद रहते हुए करवा दिया था अपनी खुद की निजी संपत्ति से, लेकिन बाद में इन्होंने इस दूसरी का प्रकाशन करवाया। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी पुस्तक में ही सबसे पहले हमारा ये जो क्षेत्र है ना, राजस्थान का एरिया है ना, ये क्षेत्र, इसका नाम राजस्थान मिलता है, राजस्थान। तो सबसे पहले एक लिखित प्रमाण राजस्थान शब्द का कर्नल जेम्स टोड की इस किताब के अंदर ही मिलता है, हमें इस बुक के अंदर ही मिलता है। इस क्षेत्र की भाषा का नाम इसी के अंदर मिलता है राजस्थानी, राजस्थानी भाषा और राजस्थान इस क्षेत्र का नाम, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो पुस्तक इन्होंने प्रकाशित करवाई थी ना, ये प्रकाशित करवाई थी 1832 के अंदर, सेकंड जो पार्ट था वो, ठीक है। तो इसको आप वापस से देख लीजिए एक बार। राजस्थान के इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड, पुस्तक का प्रकाशन किया इन्होंने 1829 के अंदर, जो कि पार्ट 1 कहलाए गए, ठीक है। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, दूसरा भाग इसका द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया के नाम से आया, इसका प्रकाशन 1832 में हुआ। इस पुस्तक में ही सबसे पहले हमारे इस क्षेत्र का नाम राजस्थान मिलता है और इस क्षेत्र की भाषा राजस्थानी मिलती है। तो अब आप मेरे हिसाब से इस चीज़ को नहीं बोलोगे। अब देखो, ये कुछ बेसिक ढांचा था जो इतिहास पढ़ाने से पहले जरूरी था आप लोगों के दिमाग में बिठाना, समझ रहे हो आप बात को। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया ना अभी, उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। जो सभ्यताएं थी, 4 सभ्यताएं आपके सिलेबस में है, सेकंड ग्रेड वालों के सिलेबस में 4 सभ्यताएं हैं, बाकी लोगों के में है तो अलग से पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। देखिए दोस्तों, अब है ना हम टॉपिक वाइज चलेंगे। देखो, राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, इनके अंदर एक तो कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है और बैराट है। अब ऐसा नहीं है कि सेकंड ग्रेड वाले इसको पढ़ेंगे, रीट वाले भी, फर्स्ट ग्रेड वाले भी, कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वीडियो वगैरह की, एलडीसी वगैरह की, तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सेकंड ग्रेड वाला का जो फर्स्ट पेपर है ना, उनके 4 ही हैं। देखो, कई टीचर जो है ना वो आपको ऐसे पढ़ाते जाते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि 4 ही नहीं, इनसे संबंधित और भी हैं, और 5-7 करवा देते हैं, 8-10 करवा देते हैं। दोस्तों, उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। देखो, कई कोचिंग संस्थानों में जो टीचर पढ़ाते हैं ना, वो अपना मतलब टाइम बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, और वो हमारे बिल्कुल काम का नहीं होता है, हमारे ऊपर और बोझ पड़ता है, और हम कहीं ना कहीं सिलेक्शन से चूक जाते हैं, क्योंकि उसी बोझ की वजह से हमें इतना पढ़ा दिया जाता है, इतना पढ़ा दिया जाता है कि मतलब पूछो मत, वो सब चीज़ें याद कर पाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आपके लिए पूरी तरह से सिलेबस के बेस पे ही चलेंगे हम सारा कुछ। तो चलो अब हम एक एक करके इनको पढ़ लेते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं एंशेंट सिविलाइजेशन एंड पब्लिक लाइफ ऑफ राजस्थान। देखो, सबसे पहले राजस्थान के पुरातात्विक जो स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोतों के सर्वेक्षण का जो काम है ना, वो किया था ACL कार्लाइल ने। नाम लिखा था मैंने तुम्हें अभी, तो उसका नाम है ACL कार्लाइल। दो जगह ऑलरेडी नाम आ चुका है इनका,
तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या याद रखोगे, राजस्थान के पुरातात्विक स्रोतों के सर्वेक्षण का कार्य सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, ACL कार्लाइल के द्वारा। देखो, मानव सभ्यताओं से संबंधित राजस्थान में कई सारे स्थान हैं। उन कई सारे स्थानों से टाइम टाइम पर विकास के कई सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब कौन कौन से समय में कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। एक तो पुरा पाषाण युग, देखो ये युग है और फिर हम एक एक करके इनको हम पढ़ेंगे। पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न आने के बहुत बहुत चांसेस होते हैं, क्योंकि ये भी उनसे संबंधित है सारी सभ्यताओं से। तो उनका कैसे विकास हुआ, इस चीज़ के बारे में हमें जानना जरूरी है, फिर ही तो सभ्यता पढ़ेंगे हम। देखो, इसका टाइम पीरियड 10,000 ईसा पूर्व मान सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 10,000 ईसा पूर्व तक का काल है, 10,000 ईसा पूर्व तक का। देखो स्थल जो है ना, इसके कौन कौन से स्थलों की प्राप्ति हुई है यहाँ से। विराटनगर कहाँ से है, जयपुर के अंदर। डीडवाना, नागौर, इंद्रगढ़, कोटा, भरतपुर के पास में दर, है ना। इन स्थानों से कई सारे चित्र, शैलाश्रय, है ना, ये सब प्राप्त हुए हैं। तो देखो, एक तो आप लिख लीजिए यहाँ पे विराटनगर, और विराटनगर कहाँ है, जयपुर में। विराटनगर जयपुर। इसके अलावा डीडवाना, नागौर, नागौर, इंद्रगढ़ कहाँ है, कोटा, दर, भरतपुर। विराटनगर, जयपुर, डीडवाना, नागौर, इंद्रगढ़, कोटा, दर, भरतपुर, इन स्थानों से चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए। चित्रित शैलाश्रय, शैलाश्रय से मतलब समझ रहे हो, पत्थर के आसन, उनके ऊपर कुछ चित्र वगैरह ऐसे बने हुए थे, ठीक है। इनकी जीवन शैली, इस टाइम पीरियड के अंदर की बात कर रहे हैं, पुरा पाषाण काल के अंदर जीवन शैली कैसी हुआ करती थी। देखो, शिकारी जीवन था इनका। एक तो जीवन तो कैसा था, शिकारी जीवन, है ना। इसके अलावा आग की खोज में था ये मानव, यहाँ का आग की खोज में पत्थर से बने औजारों का प्रयोग ज्यादा होता था इस टाइम में। पत्थर से बने औजार का प्रयोग अधिक, पत्थर से बने औजारों का प्रयोग यहाँ पर अधिक होता था। लेकिन दोस्तों, इनको कृषि का ज्ञान नहीं था। किसका ज्ञान नहीं था, कृषि का ज्ञान नहीं था इनको। कौन कौन से उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए, औजार क्या क्या प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए औजार। देखो, एक तो राजसमंद जिले के अंदर जो गिलोंड है ना, गिलोंड सभ्यता प्राप्त हुई है। तो एक तो वहां पे बनास नदी के तट पर, ये नदी का तट बना दिया है मैंने, तो बनास नदी के तट के ऊपर राजसमंद के अंदर गिलोंड में औजार प्राप्त हुए हैं। इन सभी जगहों से पत्थर के पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए, पाषाण उपकरण। पाषाण मतलब पत्थर होता है दोस्तों। एक इसके अलावा अजमेर जिले के अंदर सागरमती नदी है ना, उसके तट के ऊपर गोविंदगढ़ अजमेर में, तो वहां पर प्राप्त हुए। एक भरनी टोंक जिले के अंदर बनास नदी के तट पे प्राप्त हुए। तो 3 आपको जिले याद रखने, किसको लेकर के, पाषाण टाइम पीरियड को लेकर के 3 जिले, राजसमंद, अजमेर और टोंक। भाई टोंक और राजसमंद से तो बनास नदी के तट पे, अजमेर से सागरमती नदी के तट से, बस इतना याद रखो। इन स्थानों से पाषाण पत्थर से बने औजार प्राप्त हुए। अब इन पत्थरों के अंदर दोस्तों कई बार हमारे को क्वेश्चन दे देता है। क्वेश्चन क्या देगा कि बताइए निम्न में से कौन सा हथियार या फिर औजार पाषाण कालीन युग का है या नहीं है। तो इसलिए हमें इनको याद करना बहुत जरूरी है। एक तो चापर, एक चॉपिंग,
एक कलीवर, एक हेडेक्स और ब्लेड। ब्लेड भी पत्थर की बना दिया करते थे, पैनी पैनी आगे से करके। तो ये सारे पत्थर के औजार थे। कई एक हाथ में पकड़ करके मारने वाले थे, कई फेंक करके मारने वाले थे। कलीवर और हेडेक्स और ब्लेड, इनका नाम आप याद रखोगे। इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो। पाषाण कालीन टाइम पीरियड के जो औजार थे ना, उनकी ट्रिक है, चाची हेडेक क्यों ले रही है, कलेओ कर ले, कैसे कै और ले से ले। कलेओ, कलेओ का मतलब हमारे बोलते हैं सुबह का जो भोजन होता है ना, उसको कलेवा बोलते हैं राजस्थानी के अंदर, अपने यहाँ पे हमारे आसपास में। साइडों में तो पता नहीं क्या बोलते हो आप लोग, लेकिन सुबह का भोजन कलेवा होता है। तो चाची कलेओ कर ले, हेडेक क्यों ले रही है, हेडेक चा और ची से हो जाएगा चेपिंग, चा से हो जाएगा चा पर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो पूरे के पूरे। अब देखो मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। ये तो काल कौन सा हो गया, पाषाण काल। पाषाण काल के बाद में आता है मध्य पाषाण काल। देखो इसके प्रमुख स्थल एक तो बागोर भीलवाड़ा है ना, और तिलवाड़ा बाड़मेर, ये दो प्रमुख स्थल हैं। आपको पूछेगा कि बागोर भीलवाड़ा, नहीं, प्रश्न ऐसे आएगा कि मध्य पाषाण कालीन स्थल है, तो या तो आपको 4 ऑप्शन देगा, उनमें से एक ही मिलेगा, या फिर ऐसे भी दे सकता है कि मध्य पाषाण कालीन स्थल निम्न में से कौन से हैं। तो आपको सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन भी दे सकता है, या फिर आपको 2 दे देगा, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, इस तरह का प्रश्न भी बना सकता है। तो आपको दोनों याद होने चाहिए। बागोर तो कहाँ, भीलवाड़ा और तिलवाड़ा बाड़मेर। इनको मैं आगे पढ़ाऊंगा, आपको सभी को पढ़ाऊंगा, एक एक को, तिलवाड़ा बाड़मेर को पढ़ेंगे, बागोर भीलवाड़ा को पढ़ेंगे। इस काल में मानव ने शवों को दफनाना शुरू कर दिया था। एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन से काल में मानव ने शवों को दफनाना शुरू कर दिया था। मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, इस तरह से, या फिर कहीं नहीं, या फिर सभी में। तो आप याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल में शवों को दफनाना शुरू कर दिया था मानव ने। अब देखो मध्य पाषाण टाइम पीरियड जो था ना, इसके अंदर जीवन शैली, लाइफ स्टाइल कैसा था लोगों का, कैसे जीते थे, किस पे बेस होते थे, किन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते थे, अपना खाना पीना कैसे करते थे। तो इनकी जीवन शैली, एक तो ये शिकार के ऊपर ज़्यादा निर्भर थे, शिकार करके ही अपने पेट की पूजा किया करते थे, शिकार ही इनका भोजन था। दूसरा, पशुओं को पालतू बनाया इन्होंने। जो पशु थे ना, उनको जैसे गाय है ना, घोड़ा, हाथी वगैरह, इनको पालतू बनाया होगा। मांस का संग्रहण भी किया इन्होंने। अब देखो जैसे कई जंगली जानवर होते हैं मांसाहारी, तो एक तो उनके लिए मांस का संग्रहण भाई पालतू बनाया ना उन्होंने। उसके अलावा खुद के लिए तो, खुद का तो काम ही मांस से चलता था, तो मांस को इन्होंने इकट्ठा करना भी शुरू कर दिया था। मतलब जैसे हमारे को कल का भोजन, मानो कल हम शिकार पे गए और हमें कल का भोजन नहीं मिला, मतलब कोई शिकार हमसे हुआ नहीं, तो फिर आज क्या करें, कल क्या करेंगे, हम भूखे मरेंगे। उससे अच्छा तो ये था कि आज हमें अगर अच्छा शिकार मिला है ना, तो हम उसको कल के लिए सेफ रख लेंगे। तो ऐसा भी करना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये 3 चीजें थी, शिकार पर निर्भरता थी, पशुओं को पालतू इन्होंने बनाया था, और मांस का संग्रहण इन्होंने किया था। क्लियर है यहाँ तक। अब चलते हैं अपन औजारों के ऊपर, उपकरण। मध्य पाषाण टाइम पीरियड के जो उपकरण थे ना, कौन कौन से मिले देखो। एक तो लूनी और इसकी जो सहायक नदियां हैं ना, पश्चिमी राजस्थान मोस्टली बात कर रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान, अरावली पर्वतमाला जो है, इसके पश्चिम से निकलने वाली जो नदियां हैं, अरब सागरी नदियां, इनकी बात हो रही है। लूनी की सहायक नदियां हैं लगभग, है ना। ये तो उपकरण यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा विराटनगर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ की बेड़स नदी घाटी से मिले हैं। एक तो विराटनगर से, और एक चित्तौड़गढ़ की जो बेड़स नदी घाटी है वहाँ से, और एक बनास नदी घाटी की, यहाँ से औजार मिले मध्य पाषाण टाइम पीरियड के। मध्य पाषाण काल के इन उपकरणों को है ना, एक नाम दिया गया था माइक्रोलिथ, लघु पाषाण उपकरण। लघु, यहाँ पर पाप भी कर लेना भाई, लघु पाषाण उपकरण, ठीक है ना। चलो इसको आप याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण काल के उपकरणों को क्या कहा जाता था, तो माइक्रोलिथ या तो ऑप्शन में मिलेगा, या आपको मिलेगा लघु पाषाण उपकरण। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलते हैं। यहाँ के जो प्रमुख उपकरण है ना दोस्तों, उनको देखते हैं हम। स्क्वेयर, पॉइंट, ट्रेपेज, स्केपर और ट्रायंगल, ठीक है ना। इस तरह के प्रमुख उपकरण थे यहाँ पे जो मिले थे। इन उपकरणों के नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे, अजीब से नाम है, थोड़ी बहुत मेहनत है, बस ये स्टार्टिंग का ही टॉपिक है ना। मुझे पता है आप में से बहुत कम लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन एक बार पढ़ना तो जरूरी है ना।
पढ़ेंगे नहीं तो फिर नंबर कैसे आएंगे? नहीं पढ़ोगे तो एक नंबर से गारंटी है चूक जाओगे। एक एक प्रश्न यहाँ से हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। कोई भी एग्जाम उठा लो, हर बार एग्जाम में आता है ये जो चीज़ चल रही है। सभ्यताओं से पहले के टाइम पीरियड की जो बात कर रहे हैं ना, अगर सभ्यता आपके टॉपिक में है तो यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। हो सकता है यही आ जाए, हो सकता है इनमें से कोई दे दे कि मध्य पाषाण काल के कोई उपकरण का नाम बताइए, निम्न में से कौन कौन से उपकरण हैं। या फिर ऐसे दे देगा स्क्रेयर, पॉइंट, ट्रेपेज, इसके पर ये किस टाइम पीरियड के उपकरण हैं, किस काल के उपकरण हैं। तो वहाँ पे आपको पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ऐसे ये ऑप्शन दे देगा। ठीक है ना, तो इसलिए याद करना जरूरी है हमारे लिए इनको। इसको देखो याद करवाता हूँ आपको। आप एसएसटी के स्टूडेंट हो ना, एसएसटी के, है ना। एसएसटी का इंक्रीज की बार पीट दी एसएसटी अपन, पीटी अपन एसएसटी। ऐसे मतलब हो गया स्क्रेयर, ठीक है। दूसरे ऐसे मतलब हो गया स्क्रेपर या फिर स्केपर, है ना। इसके अलावा टी से यहाँ पर जो मतलब है ना वो ट्रेपेज, टी से ट्रेपेज, और पी से हो गया पॉइंट, और टी से हो गया ट्राइंगल। तो ये एक इनकी ट्रिक है, इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो। मैं ये ट्रिक साइड में लिख देता हूँ तो आप याद कर लीजिएगा इसे। ट्रिक क्या है? एसएसटी पीटी, एसएसटी पीटी ये ट्रिक है। इसको आप याद कर लेना, नोट्स में मिल जाएगी आपको। और दोस्तों अब आता है अपना नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, तो नवपाषाण काल की बात करें ना तो इसके पहले तो स्थल देखते हैं। स्थल आहड़ उदयपुर, बागोर भीलवाड़ा, कालीबंगा हनुमानगढ़, गिलून राजसमंद और झर जयपुर। बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काल है ये। नवपाषाण काल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम के अंदर, तो आप ध्यान रखिएगा इसका। एक तो इसके स्थल जो है ना इनको आप स्पेशली याद कर लीजिएगा। आहड़ उदयपुर, नवपाषाण काल, बागोर भीलवाड़ा, कालीबंगा हनुमानगढ़, गिलोंड राजसमंद, झर जयपुर। प्रश्न कैसे आएगा बताइए, निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण कालीन नहीं है? 1, 2 और 3 आपको दे देगा। चौथा ऑप्शन कोई और देगा, मध्य पाषाण या पाषाण काल का। तो वो आप ध्यान रखिएगा, ये आपको याद होंगे ना तभी आप कर पाओगे। तो ये तो सबको याद ही होता है। आहड़ सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई? उदयपुर के अंदर, ऐसे डायरेक्ट भी प्रश्न आ जाता है। बागोर कहाँ पर विकसित हुई? भीलवाड़ा के अंदर। कालीबंगा हनुमानगढ़ के अंदर। गिलूंड राजसमंद के अंदर। झर जयपुर के अंदर। ठीक है ना, देखो जैसे झर और जैसे जयपुर, जे ऐसे ही तो आएगा। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, बी से भीलवाड़ा और बी से बागोर, बी से बागोर और बी से भीलवाड़ा। आयड़ नदी से याद कर सकते हो, बेड़स नदी है ना, आयड़ बेड़स नदी, उससे याद कर सकते हो, वो भी तो उदयपुर से निकल रही है, तो ये भी उदयपुर में है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, आप जानते हैं इसको तो अच्छे से। और गिलोन राजसमंद, गिलहरी सब ज़्यादा राजसमंद में मिलेंगे आपको। गिलहरी वहाँ पर जंगल है ना, तो गिलहरियाँ सब ज़्यादा राजसमंद में मिलती हैं। तो इसे गिलोंड से गिलहरी याद करके याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नवपाषाण काल के स्थल तो हमें याद हो गए। ठीक है सर, अब आगे चलो, अब इनकी जीवन शैली भी देख लेते हैं। कैसे लोग ये जिया करते थे, क्या क्या इनके प्रमुख चीज़ें थी, किन किन के ऊपर ये ध्यान दिया करते थे। तो मानव जो था ना नवपाषाण टाइम पीरियड का, इस मानव ने स्थायी बस्तियों को बसाना प्रारंभ कर दिया था। पहले तो क्या है ना, घुमक्कड़ थे, अपने भोजन की तलाश में इधर उधर जाते रहते थे, भटकते रहते थे। जहाँ पर भी रात होती थी रुक जाते थे, सोना होता था सो जाते थे। लेकिन इस टाइम पीरियड तक आते आते इन्होंने स्थायी बस्तियां बसाना शुरू किया। इनको पता लगा संगठन का कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो कुछ ज़्यादा अच्छे से आविष्कार कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से संसाधन बचा सकते हैं, संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं, संसाधन खोज सकते हैं। तो इनको इस चीज़ का ज्ञान हो गया था, इसलिए ये एक जगह रहना प्रारंभ कर दिया था। तो स्थायी बस्तियां बसाना कौन से काल की विशेषता है, ये पूछा जा सकता है। तो ये नवपाषाण टाइम पीरियड की विशेषता है ये दोस्तों। ठीक है ना, नवपाषाण को ही उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। नवपाषाण काल को ही क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए, तो पहिए की खोज भी इसी काल में हुई थी। नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुई थी। पहिया जो है ना, इसकी खोज नवपाषाण टाइम पीरियड के अंदर ही हुई थी। इसके अलावा पशुपालन के साथ में ये लोग कृषि कार्य भी करने लग गए थे। तो आप याद रखिएगा कि जो 3 काल थे, 3 कालों के बारे में हमने पढ़ा ना, तो उनके अंदर कौन से काल में पशुपालन और कृषि कार्य शुरू हो गया था। तो शुरुआत के 2 को हटा दो, पाषाण काल मध्य पाषाण काल को हटा दो और ले लो नवपाषाण काल को। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो गया, बस्तियां बसनी शुरू हो गई। अब देखो बस्तियां बसनी शुरू हो गई, लोग इकट्ठे होने लग गए,
तो फिर इकट्ठे लोगों के साथ, इकट्ठे लोग ही तो कृषि कर सकते हैं, एक व्यक्ति की तो बस की बात है नहीं कृषि करना। तो ये होने लग गया, कृषि भी होने लगी, पशुपालन भी होने लग गया। मिट्टी के भांड और पात्र, यानी कि जो मृद भांड है, मृद भांड मिट्टी के जो भांड होते हैं ना, मटके वगैरह है ना, तबके वगैरह, अलग अलग तरह की ये जो चीज़ें होती थी उनको बोलते हैं। तो मिट्टी के पात्र भी ये बनाने लग गए थे, भांड भी ये बनाने लग गए थे, मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग मतलब बेसिकली ये लोग करने लग गए थे जनरली। ठीक है ना, ये सब बनाने ने आरंभ कर दिया था। इसके अलावा औजार, औजार कौन कौन से प्राप्त हुए? देखो औजार या उपकरण, तो औजार एक तो कुल्हाड़ी, देखो लोहे का ज्ञान हो गया था इन लोगों को, कुल्हाड़ी, सेल्ट, बसुला, ये तो इनके मुख्य औजार हुआ करते थे। ठीक है ना, इसके अलावा प्रमुख मृद भांड, भाई मिट्टी के जो बर्तन वगैरह थे वो कौन कौन से थे? कटोरे, लोहे, थालियां, तस्तरियां, ये सब चीजें थी। इसको मैं लिख देता हूं थालियां। लेकिन देखो ये लोहे के उपकरण बनाना शुरू नहीं हुआ था इस टाइम में, यहाँ पे बात करें तो, और कई जगह जब हम सभ्यताएं पढ़ेंगे तब आएंगे भी ये। तो पत्थर की कुल्हाड़ियां भी हुआ करती थी। ठीक है ना, तो कुल्हाड़ी याद रखेगा, सेट याद रखेगा, बसूला याद रखेगा। प्रमुख मृद भांड कटोरे, लोहे, थालियां और तस्तरियां सब मिट्टी की थे। अब चलो आगे। इसके अलावा ताम्र पाषाण काल आता है दोस्तों, तांबे वाला काल, ताम्र पाषाण काल। देखो अब इसके बारे में बात करें तो इसके टाइम पीरियड को देखते हैं पहले। और एक बात याद रखेगा, जो नव पाषाण काल पड़ा है ना, इसका टाइम पीरियड भी पूछा जाता है 5000 ईसा पूर्व। पाषाण काल का 10,000 ईसा पूर्व लिखा था, इसका 5000 ईसा पूर्व आप लिख लीजिएगा। अब ताम्र पाषाण काल का जो समय था वो था लगभग 3000 ईसा पूर्व तक। 3000 ईसा पूर्व तक आप इसको याद रखिएगा। इस युग को दोस्तों कांस्य काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांस्य काल। कांस्य काल भी इस युग को कहते हैं। कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में देखिए अब आप। स्थल कौन कौन से हैं प्रमुख? तो एक तो है गणेश्वर सीकर, आप जानते हैं ना, कांतली नदी के किनारे विकसित हुई गणेश्वर सभ्यता, जहाँ से हम आगे पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में है। आहड़, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर। तो देखो एक तो आपको याद रखना है, गणेश्वर कहाँ पे? सीकर के अंदर। आहड़ कहाँ पे? उदयपुर में। कुराड़ा नागौर में। बालाथल उदयपुर के अंदर। बागौर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर, चीतवाड़ी जयपुर। ये प्रमुख स्थल हैं ताम्र पाषाण काल के, ताम्र पाषाण काल के। इन स्थलों को याद रखिएगा, एक एक स्थल आपके याद होना चाहिए। प्रश्न कैसे आता है यहाँ से? बताइए निम्न में से कौन से स्थल ताम्र पाषाण कालीन है। एक तो प्रश्न ऐसे आएगा, या फिर एक प्रश्न सुमेलित करने वाला देगा आपको। सुमेलित करने वाला कैसे? मैं आपको जब टेस्ट लूंगा तब और बताऊंगा, हालांकि इन चीज़ों के बारे में प्रश्न हर तरह का बनाएंगे वहाँ पे, कुछ बार नहीं जाने देंगे, टेंशन मत करो तुम, है ना। गणेश्वर दे देगा, आहड़ दे देगा, कुराड़ा दे देगा और बालाथल दे देगा। उनके ऊपर लिख देगा स्थल और एक तरफ लिख देगा क्या? जिला या फिर स्थान। तो उदयपुर, सीकर, नागौर, उदयपुर ऐसे लिख देगा वो, तो फिर वहाँ पे मिलान करवाएगा। इस तरह का प्रश्न बन सकता है इनमें से, क्योंकि मिलान करने वाला क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा पुटअप होता है इस तरह की चीज़ों से, याद रखिएगा, है ना, एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों ये तो हो गया बालाथल, बूढ़ा पुष्कर, चीतवाड़ी, बागौर, तिलवाड़ा, आहड़, कुराड़ा और गणेश्वर। इनके बारे में तो याद रखोगे कौन से हैं ये? ताम्र पाषाण कालीन हैं ये सारे के सारे। अब देखो इनकी जीवन शैली देख लेते हैं अपन। जीवन शैली कौन कौन सी? जीवन शैली एक तो ये कृषि कार्य करने लग गए थे, ताम्र से परिचित थे, मतलब तांबे से परिचित थे, तो तांबे के औजार उपकरण ये बनाने लग गए थे। और मृद भांड भी थे, इस टाइम में भी चल रहे थे मृद भांड, मिट्टी के तो आज भी चलते हैं चीज़ें, है ना। इसके अलावा हथियार और औजार, हारपून और तलवारें। तलवारें, तांबे की तलवारें देखते थे ना पहले युद्ध वगैरह में, उसे तांबे की तलवारें आज भी मिलती हैं। अभी यूपी के अंदर मैनपुरी के अंदर कई सारे हथियार मिले हैं, आपने देखा हो तो थोड़े दिन पहले ही न्यूज़ में आया था, ठीक है ना। इसके अलावा किराडोत, किराडोत जयपुर के अंदर एक स्थल है ना। यहाँ से ताम्रयुगीन 58 चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। अगर आपसे कह दे कि बताइए किस स्थल से ताम्रयुगीन 58 चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, तो वो किराडोत है। किराडोत कहाँ है? जयपुर के अंदर। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। हारपून जो है ना, हारपून भाई साहब बहुत तगड़ा ये हथियार हुआ करता था। आप कहोगे सर कैसे? क्योंकि दोस्तों इससे जो व्हेल मछली है ना, व्हेल मछली,
व्हेल मछली का भी शिकार संभव था। गैंडा, ये दो ही तो धाकड़ थे पहले और आज भी हैं, तो इनका भी शिकार संभव था। अब आप सोच लो कितना खतरनाक हथियार हुआ करता था ये हार्पून, और ये कैसे चलाया जाता था। व्हेल मछली का भी शिकार संभव था और गैंडे वगैरह का भी शिकार कर लिया जाता था इससे। तो ये बहुत ही खतरनाक हथियार हुआ करता था हार्पून। तो ये तांबे का था, ताम्र टाइम पीरियड का था हार्पून हथियार। इसको आप याद रखिएगा। पूछ सकता है कि हार्पून क्या है, तो हार्पून एक हथियार है, ताम्र पाषाण कालीन हथियार है ये। ओके, आगे चलो। राजस्थान में लोह काल, ताम्र काल की बात कर ली, अब लोह काल की बात करते हैं। लोह काल का जो टाइम पीरियड है ना दोस्तों, वो है 1300 ईसा पूर्व। 1300 ईसा पूर्व ये है, ठीक है ना। देखो, लोह टाइम पीरियड के अंदर जो सभ्यताएं विकसित हुई, एक तो सोनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर। सोनारी सभ्यता कहाँ पे? झुंझुनू में। नोह कहाँ पे? भरतपुर के अंदर। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पे? जयपुर के अंदर। और रेड कहाँ पे? टोंक के अंदर। तो ये लोह टाइम पीरियड की सभ्यताएं हैं, सोनारी, नोह, जोधपुरा और रेड टोंक। याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जोधपुरा तथा सुनारी से लोहे के हथियार बनाने के कारखाने, लोह गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं। देखो ये चीज आपको याद रखनी है। जोधपुरा और जो सुनारी सभ्यता है ना, जोधपुरा तो जयपुर वाली और सुनारी कहाँ की? झुंझुनू वाली। तो जयपुर और झुंझुनू से जो सभ्यताएं विकसित हुई उनके अंदर, उन क्षेत्रों में, वहां से लोहे के हथियार, एक तो लोहे के हथियार बनाने के कारखाने, इसके अलावा लोहे को गलाने की जो भट्टियां थी ना, वो एक तो लोहे से ही काम हो रहे हैं भाई, लोहा गलाया जाएगा तभी तो हथियार बनेंगे। तो लोहा गलाने की भट्टियां और हथियार बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए? जोधपुरा और सुनारी सभ्यताओं से। ठीक। रेड टोंक, लोह सामग्री की प्रचुरता के कारण इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। आज भी याद रखेगा, प्रश्न आ सकता है कि बताइए निम्न में से किस सभ्यता स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? तो वो है रेड टोंक। क्लियर है आपका यहाँ तक? आगे चलते हैं। नाउ, राजस्थान का ऐतिहासिक युग। देखो, राजस्थान को मोस्टली सभ्यताएं जो है ना, उनके आधार पर 3 भागों में हम बांट सकते हैं। कैसे? एक तो कांस्य युगीन सभ्यताएं, एक होती है ताम्र युगीन सभ्यताएं, और एक होती है लोह युगीन सभ्यताएं। ओके, तो मोस्टली राजस्थान की सभ्यताओं को 3 भागों में बांटा गया है, कांस्य युगीन, ताम्र युगीन और लोह युगीन। कांस्य टाइम पीरियड की, ताम्र टाइम पीरियड की और लोह टाइम पीरियड की। तो ये 3 सभ्यताओं के बारे में बात करेंगे। एक बारी हम थोड़ा क्विक में देख लेते हैं। एक मैंने आपके लिए बनाया है डायग्राम पूरा। मैं यहाँ पर ये ताल ठोक करके कह सकता हूँ कि ये जो स्लाइड है ना, ये वाला पेज, इसमें से 100% क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि मैंने आपका बहुत सारा मैटर एक ही पेज के अंदर इकट्ठा कर दिया है ना, काम की चीजें। तो ताम्र युगीन एक तरफ है, कांस्य युगीन एक तरफ है, लोह युगीन। देखो, सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है ना, उसके अंदर 4 हैं। कौन कौन सी? कालीबंगा, आहड़, है ना, और गणेश्वर। उसके अलावा एक है कौन सी? बैराट, बैराट सभ्यता। ये 4 सभ्यताएं आपके सिलेबस में है। इनको हम अलग से पढ़ेंगे, 4 सभ्यताओं को उसके बाद में अलग से पढ़ेंगे। देखो, आप अगर सेकंड ग्रेड और रीड दोनों की तैयारी कर रहे हैं ना, तो फिर आपको सारी पढ़नी है। ओनली सेकंड ग्रेड की कर रहे हो तो पेपर 1 के अंदर आपको ये वाली पढ़नी है। अगर आप SST से हो तो फिर आपको सारी पढ़नी है। ओके, लेकिन अगर आपका SST सब्जेक्ट नहीं है और पेपर 1 तो सबका कॉमन है, तो पेपर 1 वालों को केवल 4 पढ़नी है, ठीक है ना। तो देखो, कालीबंगा, कालीबंगा यहाँ से ताम्र और कांस्य दोनों प्रकार के अवशेष मिले। तो कालीबंगा के अंदर कांस्य युगीन आए ना, तो भी आपको कर देना है। कालीबंगा के अंदर ताम्र युगीन आए तो भी कर देना है। कालीबंगा के अंदर से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कालीबंगा सभ्यता निम्न में से है कांस्य युगीन, ताम्र युगीन, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं, तो उपरोक्त दोनों करना है फिर वहां पे उस कंडीशन में, ठीक है। तो देखिए, इसके अलावा ये तो पढ़ेंगे ही अपन, है ना। इसके अलावा किराड़ौत, जयपुर, लाधुर, भीलवाड़ा, कुराड़ा, नागौर, सोती, हनुमानगढ़ प्लस गंगानगर। सोती कहाँ पे? हनुमानगढ़ प्लस गंगानगर। बेणेश्वर, डूंगरपुर और पुगल बीकानेर, ठीक है ना। पुगल बीकानेर के अंदर है, बेणेश्वर डूंगरपुर के अंदर। रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंदर। इसके अलावा गणेश्वर सभ्यता सीकर के अंदर, कांसली नदी के किनारे। बारादल सभ्यता उदयपुर के अंदर। ठीक, ये तो हो गई हैं ताम्र युगीन सभ्यताएं। ताम्र युगीन सभ्यताएं बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कांस्य युगीन सभ्यताओं की बात करते हैं। कांस्य युगीन में एक तो कालीबंगा है, एक नाम और याद रखना है बस आपको कांस्य युगीन में, तरखान वाला डेरा गंगानगर। कांस्य युगीन सभ्यता में तरखान वाला डेरा गंगानगर, इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों कई बार,
है ना। तो याद रखेगा ये स्वतंत्र भारत के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला स्थल था कौन सा? कालीबंगा। कालीबंगा स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला स्थल था। प्रश्न आ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा स्थल स्वतंत्र भारत का उत्खनन वाला प्रथम स्थल था? तो वहां पे कालीबंगा कर दीजिएगा। कालीबंगा गंगा नदी के किनारे विकसित हुई, ठीक है ना। इसके अलावा आ जाइए इधर आप लोहयुगीन सभ्यताओं में आओ। लोहयुगीन सभ्यताओं में बैराट की सभ्यता प्राचीन मत्स्य जनपद के नाम से जाना जाता है इसको। बीजक डोंगरी, भीम डोंगरी पहाड़ी, ये जयपुर के अंदर है फिलहाल की बात करें तो अपन, जयपुर जिले में पड़ता है ये, ठीक है ना। बैराट स्थल। नगर रेड टोंक, ये टोंक जिले के अंदर, ठीक है ना। नगर रेड ये दोनों टोंक जिले के अंदर। ईशवाल उदयपुर ये भी सभ्यता है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू। जोधपुरा सभ्यता जयपुर। नगरी सभ्यता चित्तौड़गढ़, भीनमाल, जालोर। इनको एक एक को पढ़ेंगे हम आगे, है ना। पहले हम 4 को पढ़ेंगे, कालीबंगा, आहड़, बैराट और गणेश्वर। इन सबको आप केवल इतना याद रखो कि ये कहाँ कहाँ है। अभी के लिए आपको इतना याद करना है कि कौन सी कहाँ पे है। बाद में हम आगे बात करेंगे डिस्कस डिटेल से इनके बारे में। अब देखो कालीबंगा सभ्यता, उसके अलावा सारी सभ्यताओं के बारे में है। पूरे नोट्स आपके लिए तैयार हैं दोस्तों, बस आपको तो केवल घोल करके पीना है, इनको अच्छे से याद करना है चीज़ों को, है ना। पूरे नोट्स अवेलेबल हैं इसके अंदर। देखो अब आगे का जो मैटर है ना, अब आज के लिए इतना ही इनफ है। आगे का जो मैटर है ना वो कल वाली क्लास के अंदर इन सभ्यताओं को पूरा कर देंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, स्टार्टिंग की क्लास है तो आपकी दिक्कत भी होगी याद करने में। तो एक दिन का तो ब्रेक लेंगे हम बीच में, फिर एक दिन के बाद से हम रोजाना डेली क्लास रखेंगे। एक दिन का भी ब्रेक नहीं लेंगे फिर हम, एक दिन का ब्रेक रहेगा बस। एक दिन का ब्रेक इसलिए है जो आपको आज पढ़ाया गया ना उसको याद करना है। किसी भी हालत में अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप मेरी बात मान करके प्लीज़ इन सभी चीज़ों को याद जरूर कर लीजिएगा। ये आपसे सभी से रिक्वेस्ट है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एक ना एक दिन जरूर आप भी सफल होगे। बस आप साथ में दिल लगा करके मेहनत करो, हर एक चीज़ को याद करो जो मैं याद करवा रहा हूँ। फिर देखते हैं देखिए एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन देता है। हम हर तरह के प्रश्न भी कर लेंगे, पर पहले थ्योरी करेंगे। मैं आपको यूट्यूब पे राजस्थान हिस्ट्री का पूरा कोर्स करवाऊंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।